दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों गिरीश शर्मा को समझ नहीं आ रहा है कि इस बार भाजपा का चुनाव प्रचार इतना फीका क्यों है। इनके लोग घरों में बुलाकर वोट डालने क्यों नहीं ले जाते हैं। इस बार क्या हुआ है, कहां गए इनके पन्ना प्रमुख। गिरीश मथुरा जिले के ईसापुर गांव के निवासी हैं और पिछले कई लोकसभा चुनाव के गवाह भी रहे हैं। इस बार उनके लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा की चुनावी सफलता की एक बड़ी वजह पार्टी का विस्तृत और सघन तंत्र रहा है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक बूथ की जिम्मेदारी उनके पन्ना प्रमुख संभालते हैं। पन्ना प्रमुख भाजपा संगठन की प्राथमिक और अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। इन्हें अपने क्षेत्र के मतदाताओं की एक सूची दी जाती है, जिनसे वह मतदाता से बहुत पहले मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वे मतदान करें। इस तरह कई नागरिक जो भाजपा के मतदाता नहीं हैं, लेकिन पन्ना प्रमुख द्वारा निरंतर संपर्क किए जाने के बाद वो पार्टी की ओर झुक जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कई संसदीय क्षेत्रों में इस बार ये पदाधिकारी सिरे से गायब हैं। ठीक इसलिए विश्लेषक कहते हैं कि 2014 और 19 के मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव कई अर्थों में भिन्न है। इसमें पहला तो है भाजपा की ताकत, यानी उसका संघ परिवार इस बार कहीं मध्यम है। कहा जाता है कि कांग्रेस में प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो भाजपा में संगठन या जिम्मेदारी संभालता है। इस बार भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत कम है, वे प्रायः दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैनपुरी में कार्यरत एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, जो दैनिक जागरण से कई दशकों से जुड़े भी हैं, भाजपा को गहराई से समझते हैं। सहारनपुर के एक निवासी इसकी पुष्टि का बेहतरीन उदाहरण से करते हैं। ठीक 3 महीने पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इन लोगों यानी संघ परिवार ने जान लगा दी थी। महीने भर पहले से घर घर जाना शुरू कर दिया था। जन्मभूमि यानी राम जन्मभूमि और नरेंद्र मोदी के पोस्टर बांट रहे थे। ऐसे ही ये लोग चुनाव के समय करते थे। इस बार अचानक क्या हो गया है, कोई पोस्टर पर्चा झंडा नहीं, कोई वोट मांगने हमारे घर ही नहीं आया। इसकी वजह बतलाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वोद्धा दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली दीनदयाल धाम के एक निवासी, जो संघ की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। सच ये है कि हमारा कार्यकर्ता नाराज़ हैं। आप बाहरी लोगों को ले आए हैं। जिन लोगों के खिलाफ हम कल तक संघर्ष कर रहे थे, वे हमारे पाले में आ गए हैं। आगे वे कहते हैं कि दूसरी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ थोड़ा असंतोष उमड़ रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को निपटा दिया। क्या यही वे योगी आदित्यनाथ के साथ करने वाले हैं। वे जोड़ते हैं आगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं, मैं कभी चुनाव में फ्री नहीं रहता था, इस बार मैं घर से ही नहीं निकला। संघ का कार्यकर्ता घर से ही नहीं निकल रहा है। दूसरा, भाजपा में उमड़ती अंतरकलह इसका एक प्रमुख गवाह है। फतेहपुर सीकरी सीट जो पिछले 2 चुनावों से भाजपा के पास है। 2019 में यहां से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चहर 4,95,065 मतों से जीते थे, जो वाराणसी में मोदी की जीत से भी बड़ी जीत थी। इसकी वजह थी चहर को 2014 के भाजपा सांसद और स्थानीय बाहुबली बाबूलाल चौधरी का समर्थन। बाबूलाल इस बार चहर का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में स्पष्ट कर दिया था कि अगर भाजपा चहर को टिकट देती है तो वे उन्हें हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही हुआ भी। बाबूलाल ने भाजपा के खिलाफ बगावत कर दी और अपने बेटे रामेश्वर चौधरी को निर्दलीय उम्मीदवार उतार दिया। स्थानीय रुझानों के अनुसार चहर को गहरा नुकसान हुआ है। टिकट वितरण पर अंतरकलह अन्य जगहों पर भी दिखाई देती है। आपने मेरठ से लगातार 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल की टिकट काट दी। गाजियाबाद से 2 बार के सांसद सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह की टिकट काट दी। बागपत से 2 बार के सांसद टिकट सिर्फ इसलिए काटा क्योंकि वो भाजपा आलाकमान से उनकी नाराज़गी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं, माना जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेता बागपत के वर्तमान भाजपा सांसद और मुंबई के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर चौधरी सत्यपाल सिंह से किसी वजह से नाराज थे। उनका न सिर्फ टिकट काटा गया, बल्कि भाजपा ने राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन कर उनकी प्रत्याशी को बागपत ही सौंप दिया। इन तीनों के टिकट कटने का कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी है, संघ के पदाधिकारी कहते हैं। तो वहीं तीसरा, भाजपा के पारंपरिक स्वर्ण मतदाता ने कहीं कम मतदान किया है।
इस पत्रकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कई परिवारों से बात की। सबका यही कहना था कि अमूमन सुबह 10 बजे के बाद मतदान करने नहीं गए, या तो इस बार हमारे लोग बहुत कम वोट डालने गए हैं। दिल्ली से कार्यरत एक वकील कहते हैं, जो अलीगढ़ के निवासी भी हैं और जिनके परिवार का राज्य की भाजपा सरकार में प्रतिनिधित्व रहा है। आगरा में एक 74 वर्षीय सेवानिवृत्त स्वर्ण अधिकारी ने पिछले दोनों लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सप्तनिक भाजपा को वोट डाला था। इस बार उनकी पत्नी नहीं गई और उन्होंने खुद नोटा को चुना। इस बार तो कोई हमारी कॉलोनी में प्रचार करने भी नहीं आया, हम ही क्यों वोट डालने जाते हैं, वे कहते हैं। चौथा, इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन बेहतर काम कर रहा है। हमारे गांव में पहली बार हुआ कि आधे से अधिक ठाकुरों ने कांग्रेस को वोट डाल दिया। जब कांग्रेस अपने चरम पर थी तब भी ठाकुरों का वोट कभी कांग्रेस को नहीं मिलता था। वे क्या तो भाजपा को देते थे या चौधरी चरण सिंह को। गिरीश शर्मा कहते हैं, दिलचस्प है यह स्थिति अब आई जब मथुरा से गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर वर्तमान सांसद हेमा मालिनी के समक्ष कहीं अज्ञात नेता हैं, यानी दिखते नहीं हैं। इस गठबंधन की तायद मैनपुरी के पत्रकार भी करते हैं। इस बार गठबंधन मजबूत है, बसपा का भी थोड़ा वोट सपा को जा रहा है। यादव मुसलमान की पार्टी माने जाने वाली सपा ने टिकट वितरण की अपनी रणनीति को इस बार बुनियादी तौर पर बदल दिया है। 2019 में सपा ने कुल 37 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 10 यादव थे और 4 मुसलमान थे। तो सपा ने इस बार 63 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से केवल 5 यादव हैं और 4 मुसलमान। सपा की रणनीति है कि जहां सिर्फ वर्ग की आबादी सर्वाधिक है उसे टिकट दी जाए। मसलन जिस सीट पे भाजपा का पारंपरिक लोधी वोट है, सपा ने भी लोधी को टिकट दे दिया, यानी भाजपा का 20-30% वोट टूटकर सपा की ओर जा सकता है। पार्टी ने मुसलमानों और यादव के बजाय पिछड़ी जातियों और दलित समुदाय को टिकट दिए हैं। पिछली बार सपा ने एक भी जाटव को टिकट नहीं दिया था, जबकि इस बार 6 जाटव को मैदान में उतार दिया है। जाहिर है कि बसपा के वोट तोड़ने की कवायद है। चूँकि यह गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, तो माना यह जा रहा है कि मुसलमान के वोट भी बहुत ही कम विभाजित होंगे। अब क्या राम मंदिर का प्रभाव धीमा हो गया है? सबसे बड़ा फर्क राम मंदिर को लेकर दिखाई देता था। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में संघ परिवार ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन आज कार्यकर्ता इस मुद्दे पर भी उदासीन दिखाई दे रहे हैं, जो पिछले कई दशकों से अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बना हुआ था। हमने जनवरी में माहौल बना दिया था, इस बार तो पूरा चुनाव राम मंदिर के नाम पर लड़ा जाएगा, लेकिन अब हम पीछे हट गए हैं। संघ के एक पदाधिकारी आगे कहते हैं कि बड़े नेता भले ही अपनी रैलियों में राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर गूंज अधिक सुनाई नहीं दे रही है। संघ के कुछ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के कुछ बयानों से नाखुश भी हैं। आप टेम्पो, यानी कुछ दिन पहले जो मोदी जी का बयान आया था कि अडानी अंबानी कांग्रेस को पैसा दे रही है टेम्पो में भर भर कर, उस बयान को क्यों दे रहे हैं? आप प्रधानमंत्री हो, अगर कोई ऐसा पहुंचा रहा है, अगर कोई ऐसा पैसा पहुंचा भी रहा है तो इसके खिलाफ कदम उठाओ। संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं, यानी भाजपा के कुछ परंपरागत वोटर इस बार कहीं उदासीन तो कहीं हतोत्साहित हुए हैं। वे भले ही मोदी के विपक्ष में नहीं आए हैं, लेकिन विमुख ज़रूर हैं। अब तक के 4 चरणों की एक बेहतरीन व्याख्या 8 मई के दैनिक हिंदुस्तान में मिलती है, जब इसके पत्रकारों ने रुनुकता से बटेश्वर तक 170 किलोमीटर का सफ़र तय किया और लिखा, ना कोई पार्टी ना कोई राष्ट्रीय मुद्दा, किसी तरह की कोई हवा भी नहीं है। इस अखबार ने 9 मई को इन चुनाव की निर्धारित करते 5 बड़े फैक्टर इंगित किए थे। दलित वोट बैंक इस बार परंपरागत रास्ते से छिटका, मुस्लिम मतदाता बिखराव से बचकर एगरा चला, ठाकुर ब्राह्मण और जाटों में दिखाई दिया बिखराव, किलेबंदी में लगी सेंध। संभव है कि मतदाता के भीतर कुछ ऐसा है जिसे वे उजागर नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि उपरोक्त फर्क को बेमानी कर देता है। ये तीसरी बार फिर विराट बहुमत द्वारा चुने जाए, लेकिन यह तय है कि इस चुनाव की सत्ता पिछले 2 चुनावों से भिन्न है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हाँ, आप इस वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।